ओके, सो स्पेशल पैथोलॉजी में सबसे पहले जो है वो किडनी वाला चैप्टर से शुरू कर रही हूँ. एनीवेज, सो उससे पहले मतलब किडनी में डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, उनको डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है. इनमें हमारे पास जो आती हैं उनमें ग्लोमेरुलर आ जाती हैं. इसके अलावा हमारी ट्यूब्यूल्स की आ जाती हैं और इंटरस्टिशियम की आ जाती हैं. और यूजुअली ट्यूब्यूल्स वाली इंटरस्टिशियम को और इंटरस्टिशियम वाली ट्यूब्यूल्स को भी डैमेज कर रही होती हैं. तो इन दोनों को सेम क्लास में स्टडी कर रहे होते हैं, मतलब जो ग्रुपिंग हुई हुई है उस हिसाब से. इसके अलावा हमारे पास वैस्कुलर हैं, कंजेनिटल हैं, सिस्टिक डिजीज़ हैं डिफरेंट, और रीनल स्टोन्स हो सकते हैं और रीनल कैंसर हो सकते हैं, ये नियोप्लास्म्स. तो सबसे पहले ग्लोमेरुलर डिजीज़ पढ़नी है. ग्लोमेरुलर डिजीज़ पढ़ने से पहले ऑब्वियसली ग्लोमेरुलर के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका रिव्यू करना है. तो इट्स वेरी इजी. होता क्या है कि ये हमारे पास एफरेंट आर्टीरियोल आ रहा है, यहाँ आके हमारे पास एक लूप बनाता है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, और ये इफरेंट आर्टीरियोल जा रहा है. अब इस ऑब्वियसली इसके अराउंड हमारे पास ये जो है ये बोमैन्स कैप्सूल बना होता है. ठीक है. अब बिफोर गोइंग इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो एफरेंट आर्टीरियोल आर है ये वाला, इसके अराउंड यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास पड़ा होता है मैक्यूला डेंसा. और मैक्यूला डेंसा के बारे में हमने पढ़ा था कि वो एक साइड से एफरेंट आर्टीरियोल की सेल से बन रहा होता है विच आर कलमनर, जो मैंने पता नहीं स्पाइक्स बना दिए हैं, और दूसरी साइड पे थोड़े से क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, वो हमारे पास होते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पड़ी हुई है और यहाँ पे प्रॉक्सिमल है. तो यानी हमारी लूप ऑफ इनले कुछ ऐसी जा रही है. ठीक है. मैक्यूला डेंसा का काम क्या होता है, इसने हमारे पास रेनिन सिक्रीट करना होता है, सोडियम को डिटेक्ट करते हुए. और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं लेकिन मेन यही होता है. एनीवेज, अब इसमें एक और चीज़ देखने वाली क्या है कि हमारे पास ये तो कैपिलरीज हो गई, ये जो सारी हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ये वाले सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं विसरल एपिथेलियल सेल्स या फिर पोडोसाइट्स. और जो ये बाहर वाले हैं ये पेराइटल एपिथेलियल सेल्स हैं, इनसे हमारा कोई काम नहीं है फ़िलहाल. और इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास वो पड़ी होती हैं, मिज़ेंजियम पड़ा होता है. ये जो कैपिलरीज है ना इनको सपोर्ट किया होता है ये मिज़ेंजियम ने. अब ये जो मिज़ेंजियम है ये, और अब यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है तो ये है मेन. इसमें यानी एक मॉलिक्यूल को किन किन लेयर से पास करना है वो थोड़ा जूम इन करके ड्रॉ कर लेते हैं. वेट. खैर, तो लेट्स एज्यूम कि ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स हैं. वाह, मैंने पहले ही इतना गंदा ड्रॉ कर दिया. एनीवेज, ये कैपिलरीज हैं विद एंडोथेलियल सेल्स. ये इसके बाद हमारे पास अब इसमें बारी बारी साथ साथ ही स्टडी कर लेते हैं कि ये कैपिलरीज हैं. तो कैपिलरीज के अंदर ये जो हमारे पास स्पेसेस हैं जिनके थ्रू मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं इन्हें हम कहते हैं फेनेस्ट्रा. और ये जो फेनेस्ट्रा हैं इनका साइज़ होता है ऑलमोस्ट 70 नैनोमीटर. इसके अलावा हमारे पास आनी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन. अब जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी 3 लेयर्स होती हैं फर्दर इस तरह होती है, और उसके बीच वाली लेयर बहुत डेंस होती है. दिस इज़ कॉल्ड लैमिना रेरा डेंसा. और ये जो है लैमिना रेरा एक्सटर्ना है और ये लैमिना रेरा इंटरना है. अब हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, इसमें हमारे पास कोलेजन 4 होता है. ये हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि कोलेजन 4 बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. तो मेन स्ट्रक्चर कोलेजन 4 बनाता है और इसके ऊपर बाकी प्रोटीन्स अटैच होती हैं जिस तरह लैमिनिन, फाइब्रोनेक्टिन, और इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स, क्योंकि प्रोटियोग्लाइकन्स जो हैं हमारे पास इसमें होते हैं पॉलीएनाइनिक प्रोटियोग्लाइकन्स, जिस तरह हेपरिन सल्फेट जो है. तो वो क्या करते हैं, वो इसको हमारे पास नेगेटिव चार्ज दे रहे होते हैं. ठीक है. तो इसके ऊपर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो पॉजिटिव के मॉलिक्यूल्स को आगे गुजरने नहीं देता. इसके बाद हमारे पास आगे आता है पोडोसाइट्स या पोडोसाइट्स या विसरल एपिथेलियल सेल्स, ये आ गए. और इसके ये जो एक्सटेंशंस हैं ये इसके फुट प्रोसेसेस होते हैं. ठीक है. और ये जो फुट प्रोसेसेस हैं इनके दरमियान स्लिट डायफ्राम होते हैं. और ये जो स्लिट डायफ्राम है
इनका साइज़ होता है हमारे पास ऑलमोस्ट 20 to 30 नैनोमीटर। तो यानी हमारे पास साइज़ यहाँ से होता होता आगे कम हो रहा है, सिलेक्टिविटी हो रही है साइज़ की और चार्ज की भी हो रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस चार्ज राइट हियर। तो जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो हमारे पास चार्ज बैरियर भी है और साइज़ बैरियर भी है, चार्ज एंड साइज़। अब यहाँ पे एक और 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें ये भी हैं कि ये जो हमारा कोलेजन 4 है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मैं इरेज करके बताती हूँ थोड़ा सा। है ये जो कोलेजन है इसका स्ट्रक्चर ट्रिपल हेलिकल होता है, 3 अल्फ़ा चेन्स होती हैं और वो अल्फ़ा 1 से 6 के दरमियान कोई भी हो सकती है। और इसके अलावा इसका एक हमारे पास एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल होता है। अब जो एन टर्मिनल है उसके ऊपर हमारे पास एक 7s डोमेन होती है और जो हमारे पास सी टर्मिनल है इस पर हमारे पास नॉन कोलेजनस डोमेन होती है, NC1 डोमेन। अब ये आगे जाके इसमें मतलब डिफरेंट जो अल्फ़ा चेन्स हैं या जो NC1 डोमेन है इसमें अगर म्यूटेशन होंगी तो वो कोलेजन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देंगी और ग्लोमेरुलर का जो हमारा फिल्ट्रेशन बैरियर है उसको चेंज कर देंगी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ थोड़ा जूम इन वर्जन बनाया है, ये है एंडोथेलियल सेल्स, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये फूड प्रोसेसेस हैं थोड़े जूम इन हुए हुए। अब इनमें हमारे पास 2 प्रोटीन्स होती हैं, एक हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन होती है नेफ्रिन और एक हमारे पास इंट्रा सेलुलर प्रोटीन होती है पोडोसिन। जो नेफ्रिन मॉलिक्यूल्स हैं वो जो दोनों फूड प्रोसेसेस हैं उनके ओवरलैप करे होते हैं इस तरह फिलामेंट्स काइंड ऑफ चीज़ों से, और इंटरनली ये है इसका इंटरनल डोमेन और यहाँ इंटरनली इसके अंदर यहाँ पे होता है एक्टिन बाइंडिंग डोमेन। ये एक्टिन फिलामेंट से अटैच होता है और एक्टिन फर्दर हमारे पास ये पोडोसिन से अटैच हुआ होता है। तो इस पूरे कनेक्शन में जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि हमारे पास नेफ्रिन और पोडोसिन 2 इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो कि स्लिट डायफ्राम में फूड प्रोसेसेस में प्रेजेंट हैं और इनके अंदर अगर कोई म्यूटेशन होगी तो वो परमेबिलिटी को क्या नाम है अफेक्ट करेगी। अब जैसा मैंने कहा कि चार्ज और साइज दोनों का बैरियर होता ही है, तो इसी तरह एक प्रोटीन दैट कैन वेरी इजीली पास इज एल्ब्यूमिन। और एल्ब्यूमिन क्यों पास कर जाती है, क्योंकि एक तो इसका साइज़ बहुत छोटा है, 3.6 नैनोमीटर के अराउंड होता है और इसके अलावा इसकी अच्छी बात ये है कि इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो इट कैन ईजिली पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एक ही पार्ट रह गया है ग्लोमेरुलस का, वो ये है कि ये हमारे पास कैपिलरीज आ रही हैं, ये बोमैंस कैप्सूल है, ठीक है। और यहाँ मैंने कहा था हमारे पास क्या है, मीज़ेंजियम। अब ये मीज़ेंजियम किससे बना हुआ है, ये इसके अंदर मीज़ेंजियल मैट्रिक्स होता है और मीज़ेंजियल सेल्स भी होते हैं इस तरह के। जो मीज़ेंजियल मैट्रिक्स है उसकी कॉम्पोजिशन वही है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की थी कि कोलेजन 4 और वही प्रोटीन्स। जो मीज़ेंजियल सेल्स हैं ये दे आर फेगोसिटिक एंड दे आर कॉन्ट्रेक्टाइल। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रोलिफरेट करके और ये ECM की सिक्रीशन कर सकते हैं और मीडिएटर्स की सिक्रीशन कर सकते हैं। तो ECM की सिक्रीशन करके स्क्लेरोसिस करा सकते हैं क्योंकि ECM बहुत ज़्यादा होता था, और फिर इसके अलावा जो मीडिएटर्स हैं उनको सिक्रीट करके ये इन्फ्लेमेशन और फर्दर डैमेज करा सकते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। खैर, तो अब नॉर्मली हमारे पास जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसका फंक्शन क्या होता है कि वो एक अल्ट्रा फिल्ट्रेट को पास करने देती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेट जिसमें हमारे पास सिर्फ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स और जो डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह, ड्रग्स वगैरह, ये सारे पास कर जाता है। लेकिन जो थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं लाइक प्रोटीन्स या फिर सेल्स जिस तरह RBCs दे कैन नॉट पास, ठीक है। तो यानी हमारे पास ये यूरिन में नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर ये हो जाते हैं तो इसका मतलब है हमें यानी हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज है और इसी वजह से हमें प्रोटीन यूरिया और हीमेटूरिया हो रहा था। अब हीमेटूरिया तो हमें आगे भी किसी चीज़ की वजह से हो सकता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो ग्लोमेरुलर हीमेटूरिया, वो तब पता चलेगा अगर हमारे पास RBC कास्ट्स प्रेजेंट हो। कास्ट्स कब बनती हैं कि जब हमारे पास कोई चीज़ ग्लोमेरुलस के अंदर से हो के ट्यूब्यूल्स के अंदर से पास करती है। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं तो वो क्या करते हैं, उनको डिफरेंट शेप्स के अंदर पैक कर देते हैं इस तरह, तो वो जब यूरिन में जाते हैं तो वो कास्ट की फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा डिसमॉर्फिक RBCs क्यों, वही क्योंकि जो है हमारे पास ट्यूब्यूल्स के अंदर से गुजरने की वजह से उनकी शेप चेंज हो गई है, या फिर वो अकैंथ्रोसाइट्स की फॉर्म में मिलते हैं। अकैंथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, हमारे पास RBCs है लेकिन वो थोड़े पॉइंटी हैं इस तरह,
यानी शेप चेंज हुई है, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाता है कि ये जो ब्लड लॉस हुआ है वो आगे ट्यूब्यूल से या उससे आगे नहीं हुआ, ये ग्लोमेरुलस से हो रहा है। इसी तरह प्रोटीनूरिया का भी है कि प्रोटीनूरिया अगर हमारे पास ज़्यादा एल्ब्यूमिन है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोटीन लॉस है वो हमारे पास ग्लोमेरुलस से हो रहा है। लेकिन अगर हमारे पास बीटा-2 मैक्रोग्लोबुलिन ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ट्यूब्यूल से प्रोटीन लॉस हो रहा है। तो ये हमें पता चल जाता है। इसके अलावा डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं फॉर हीमेचूरिया एंड प्रोटीनूरिया। ये वी विल स्टडी राइट नाउ बिफोर प्रोसीडिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द डिजीजेस। अब सबसे पहले है हीमेचूरिया। हीमेचूरिया का क्या है कि इसकी जो मेन कॉजेज़ हैं यूजुअली वो होती है या तो यूटीआई या फिर जो है वो किडनी स्टोन्स। यूजुअली ये कॉज होती है, लेकिन जो कॉज जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो है कैंसर, क्योंकि कैंसर में भी हीमेचूरिया हुआ होता है। तो मतलब इट कैन बी कैंसर। और कभी कभार एक्सरसाइज के बाद हीमेचूरिया हो जाता है, विच कैन ईदर बी ड्यू टू ट्रॉमा, कि कोई ट्रॉमा हो गया ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो उस वजह से हो रहा है, लेकिन इट कैन बी नॉन ट्रोमेटिक। और नॉन ट्रोमेटिक क्यों हो रही है एक्सरसाइज के बाद हीमेचूरिया क्यों हो रहा है, वो इसलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान हमें पता है कि मतलब सारी पेरिफेरी की जो ब्लड वेसल्स है वहाँ वेजो कंस्ट्रक्शन होती है, और सिर्फ स्केलेटल मसल और जो वाइटल ऑर्गन्स है वहाँ वेजो डायलेशन होती है। तो जो रीनल वेसल्स हैं उधर भी वेजो कंस्ट्रक्शन हुई होती है। तो फिर जब उनमें हाइपॉक्सिया ज़्यादा हो जाता है तो वो वेजो डायलेट करती हैं, और वो एक्स्ट्रा वेजो डायलेट कर जाती हैं कि सेल्स भी मूव आउट कर जाते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जो इफरेंट आर्टीरियूल्स हैं वो ज़्यादा डायलेट कर जाएँ, नहीं वो ज़्यादा कंस्ट्रक्ट कर जाएँ दैन द एफरेंट आर्टीरियूल। तो इसलिए हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ गया है, तो उस वजह से भी ब्लड सेल्स जो हैं वो फिल्टर आउट हो रहे हैं और वो यूरिन में जा रहे हैं। दिस इज़ एक्सरसाइज के बाद हो रहे हीमेचूरिया की कॉज। इसके अलावा हीमेचूरिया को अगर वो यूरिन में है तो हम उसको एनालाइज कैसे करते हैं। एक तो ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक है कि उसके अंदर हमारे पास अगर वो ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह से है, एज आई टोल्ड बिफोर, कि हमें क्या मिलेगा, या तो हमें कास्ट्स मिलेंगे या डिसमॉर्फिक रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे या फिर अकैंथ्रोसाइट्स मिलेंगे स्टार शेप्ड स्टार, ओके। और इसके अलावा एक और एनालिसिस का टेस्ट है विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड, इट इज़ अ डिपस्टिक टेस्ट। हमारे पास एक स्ट्रिप होती है, उसके ऊपर डिफरेंट इस तरह चीज़ें बॉक्सेस से होते हैं जो कि डिफरेंट चीज़ों को डिटेक्ट कर रहे होते हैं यूरिन में। तो इसमें हमारे पास ब्लड का भी होता है, उस स्ट्रिप को बस हम डाल देते हैं और वो उसके अंदर होता क्या है हमारे पास कि वो हीम को डिटेक्ट करता है। और हीम को कैसे डिटेक्ट करता है, हीम के अंदर पेरोक्सिडेज होता है, वो रिएक्ट करता है स्ट्रिप के साथ और स्ट्रिप का कलर चेंज कर देता है और हमें पता चल जाता है कि हीम इज़ प्रेजेंट। तो हमारे पास या तो हीमोग्लोबिनूरिया या मायोग्लोबिनूरिया और या फिर हीमेचूरिया, ठीक है। इन सब केसेस में ये पॉजिटिव आता है। इसके अलावा अब द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रोटीनूरिया। अब प्रोटीनूरिया में क्या है, तो हमारे पास फ्रॉथी यूरिन दिख रही होती है, पेशेंट्स कंप्लेन के बहुत फ्रॉथी सी यूरिन है। इसके अलावा इसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, एक तो सबसे पहले वही हमारे पास डिपस्टिक टेस्ट ही है, उसके ऊपर हम प्रोटीन्स को भी कर सकते हैं डिटेक्ट, और वो यूजुअली एल्ब्यूमिन को डिटेक्ट करी होती है। और होता क्या है कि उसके ना डिफरेंट मतलब लेवल्स होते हैं, 1+, 2+, 3+ और 4+। और क्योंकि ग्लोमेरुलर डिजीज़ में ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा प्रोटीन लॉस हो रही होगी तो यूजुअली वो 4+ ही होती है ग्लोमेरुलर डिजीज़ में। इसके अलावा ये नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव भी दे सकता है। वो किस तरह होता है कि अगर हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो रही है तो ऑब्वियसली उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, तो फॉल्स पॉजिटिव इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। एनीवेज, एक और जो टेस्ट है, अब डिपस्टिक का ये जो है वो बता दिया मैंने कि वन ऑफ द कॉन। एनीवेज, एक और टेस्ट जो है वो होती है प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो, वो हम निकालते हैं। और इसमें इसके लिए क्या होता है कि हम बंदे को कहते हैं कि वो एक्सरसाइज बंद कर दे, और फिर उसके बाद द फर्स्ट और द सेकेंड मॉर्निंग आफ्टर अवॉइडिंग एक्सरसाइज हम प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशियो निकालते हैं। एंड नॉर्मली जो है वो लेस देन 0.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम होनी चाहिए। How can it be milligram per kilogram? Let me check. है यही है 0.2 या 0.3 मिलीग्राम पर किलोग्राम पर डे। और अच्छा हाँ, ये गलती थी, मिलीग्राम बाय मिलीग्राम है यहाँ पे, तो यानी 0.2 बेसिकली 0.2 आनी चाहिए
इन 24 आवर्स। और इसका फ़ायदा क्या है कि ऑब्वियसली ये फॉल्स पॉजिटिव वाला ये वाला सीन है, ये इसमें कोई नहीं है। और इसके अलावा जो सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड एक्यूरेट टेस्ट है फॉर प्रोटीन यूरिया वो है 24 आवर यूरिन कलेक्शन, कि आप पेशेंट को एक बॉटल देते हो और आप उसे कहते हो कि वो अपनी 24 आवर्स की यूरिन कलेक्ट करके लाए, और उसमें से आप प्रोटीन्स इन ग्राम पर डे जो है वो मेजर कर लेते हो। लेकिन ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट एंड एरर भी होता है, क्योंकि हो सकता है समटाइम्स ही और शी कैन मिस। तो दिस इज़ दैट। और इसके अलावा प्रोटीन यूरिया हो गया, हेमचूरिया हो गया। ये जो 24 आवर यूरिन है इसकी नॉर्मल वैल्यू लेस देन 150 मिलीग्राम होनी चाहिए, तो ये नॉर्मल हो गया। इसके अलावा अब ग्लोमेरुलर डिजीज़ जो होती हैं यूजुअली उनकी मतलब वो सिमिलर तरह की चेंजेस ला रही होती हैं जो कि ग्लोमेरुलस में आनी होती हैं। जो चेंजेस उनमें जो बेसिक चेंजेस आनी हैं उनके नाम देख लेते हैं। उनमें सबसे पहले एक तो है हाइपर सेलुलैरिटी। एज द नेम सजेस्ट सेल्स बहुत ज़्यादा हैं। क्यों है सेल्स ज़्यादा? क्योंकि कोई इन्फ्लेमेशन हुई है, ये हमेशा इन्फ्लेमेशन में होती है। और हमारे पास जो मिज़ांजियल सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट कर सकते हैं, हमारे पास जो एंडोथीलियल सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट कर सकते हैं, जो विसरल एपिथेलियल सेल्स पोडोसाइट्स हैं वो कर सकते हैं प्रोलिफरेट। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन है तो ल्यूकोसाइट्स इन्फिल्ट्रेट होगा। इस पूरे को हम कहते हैं हाइपर सेलुलैरिटी। मिज़ांजियल, एपिथेलियल, एंडोथीलियल, ल्यूकोसाइट्स। इसके अलावा हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग हो सकती है। वो कैसे होती है? वो हमारे पास होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स के डिपॉजिट से, क्योंकि हमारे पास जो ग्लोमेरुलर डिजीज़ हैं वो यूजुअली इम्यून मीडिएटेड होती हैं, किसी न किसी इम्यून यानी बेसिस की वजह से हो रही होती हैं। तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है हमारे पास या तो वो सब एंडोथीलियल डिपॉजिट होते हैं, या वो सब एपिथेलियल डिपॉजिट होते हैं, या वो मीज़ांजियम में डिपॉजिट होते हैं। अब वो कहाँ डिपॉजिट होंगे ये डिपेंड करता है उनके चार्ज पे। अगर तो वो नेगेटिवली चार्ज है तो इसका मतलब है बेसमेंट मेम्ब्रेन उन्हें रिपेल करेगी और वो क्रॉस नहीं कर सकेंगे, तो वो हमारे पास सब एंडोथीलियल ही रहते हैं। अगर तो वो पॉजिटिवली चार्ज हैं तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे और वो सब एपिथेलियल जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। और जो मीज़ांजियम में और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर भी कभी कभार होता है इंट्रा मेम्ब्रेन, तो वो हमारे पास जो है वो न्यूट्रल चार्ज के होते हैं। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग क्यों हो रही होती है? क्योंकि ये सारे डिपॉजिट्स वहाँ हो रहे होते हैं, या मेम्ब्रेन के अंदर या फिर सब एंडोथीलियल और सब एपिथेलियल। अब सब एंडोथीलियल और सब एपिथेलियल का क्या मतलब है? ये अगर एंडोथीलियल सेल्स हैं और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये एपिथेलियल सेल्स हैं, तो सब एंडोथीलियल का मतलब है एंडोथीलियम और बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान, और सब एपिथेलियल का मतलब है एपिथेलियल सेल्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग हो गई। इसके अलावा हमारे पास एक टर्म है हाइलिनोसिस, हाइलिन फॉर्मेशन। हाइलिन फॉर्मेशन पहले भी पढ़ चुके हैं कि इओसिनोफिलिक प्रोटीन्स बेसिकली होती हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास ग्लोमेरुलर की जो फिल्ट्रेशन बैरियर अगर वो डैमेज हो जाए तो प्रोटीन्स लीक करके ईसीएम में आ जाती हैं, और जब हम स्टेन करते हैं तो वो इओसिनोफिलिक स्टेन लेती हैं और पिंक नज़र आती हैं। और लास्ट है स्क्लेरोसिस, विच इज़ प्रीटी सीरियस बिकॉज स्क्लेरोसिस हो जाती है। तो होता क्या है कि अगर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हुई भी है तो सबसे पहले ना हमारे मीज़ांजियल सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो मैंने बताया था कि वो ईसीएम की सिक्रीशन बढ़ा देते हैं, और इंक्रीज ईसीएम डेपोजिशन ऑब्वियसली लीड्स टू स्क्लेरोसिस। इसके अलावा देयर आर अ फ्यू टर्म्स जो कि डिजीज़ की नेमिंग में यूज़ हो रही होती हैं, which are important to understand before going into the diseases. सबसे पहली चीज़ है फोकल। फोकल का मतलब ये है कि सम आउट ऑफ मैनी ग्लोमेरुलाई की बात हो रही है। एक है डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का मतलब है ऑल ग्लोमेरुलाई। फोकल का मतलब है कि अभी सारे डैमेज नहीं हुए, कुछ हुए हैं, और डिफ्यूज़ का मतलब है सारे हो चुके हैं। एक है सेगमेंटल। सेगमेंटल का मतलब है सेगमेंट या पार्ट ऑफ अ ग्लोमेरुलस। और एक वर्ड है प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव डिजीजेज वो हैं जिनमें हमारे पास हाइपर सेलुलैरिटी हो रही होगी, प्रोलिफरेशन हो रही होगी मिज़ांजियल सेल्स की, एपिथेलियल सेल्स की, एंडोथेलियल सेल्स की। सो दीज वर द बेसिक वर्ड्स जो यूज़ होते हैं। इसके अलावा ग्लोमेरुलर डिजीजेज जो है उनका एक स्पेक्ट्रम होता है बिटवीन नेफ्रेटिक एंड नेफ्रोटिक। देयर आर नेफ्रेटिक डिजीजेज and there are nephrotic diseases, and then there are some जिनकी दोनों से मिलके बन रही होती हैं, ठीक है, लाइक
दिस इज़ नेफ्रेटिक एंड दिस इज़ नेफ्रोटिक एंड कुछ यहाँ लाइक कर रही हैं. खैर, तो वी विल स्टडी दीज आगे जाके बताती हूँ नेफ्रेटिक और नेफ्रोटिक and their pathogenesis and the diseases involved in them.